जय हिंद प्यारे मित्रों। यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज प्रीलिम्स की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन्हें कवर करेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक पर। जैसा कि आपको अभ्यास स्क्रीन में दिख रहा है, पहला टॉपिक का नाम है एक्वेरिन। एक्वेरिन तो ये किस किस के मध्य होता है, क्या है एक्वेरिन? ऐसे यूपीएससी पूछ देगी हाल फिलहाल चर्चा में रहा शब्द एक्वेरिन क्या है। तो एक्वेरिन सैन्य अभ्यास है और किस किस के मध्य होता है, तो भारत और मालदीव के मध्य। भारत और मालदीव के मध्य होने वाले अभ्यास का नाम क्या है? एक्वेरिन। या एक्वेरिन अभ्यास किसके मध्य होता है? भारत और मालदीव के मध्य होता है। और ये कौन सा संस्करण है? तो 11वां संस्करण है। इससे पहले अभी हाल ही में कुछ समय पहले भारत मालदीव और श्रीलंका भारत मालदीव और श्रीलंका ने द्विवार्षिक, यहाँ नोट करना, यूपीएससी यहाँ वार्षिक कर देगा या अर्धवार्षिक कर देगा तो फंस जाएंगे, नहीं, दोस्ती अभ्यास का आयोजित किया गया था। कहाँ पर? हिंद महासागर में। तो द्विवार्षिक अभ्यास है, दोस्ती नाम है, और किन किन देशों के मध्य होता है? तो 3, भारत मालदीव और श्रीलंका। और पहले ये भारत और मालदीव के मध्य होता था, इसके बाद श्रीलंका शामिल हुआ है बाद में। तो यहाँ आप कितनी बातें नोट करेंगे? पहला, एक्वेरिन अभ्यास भारत और मालदीव के मध्य होता है, और दोस्ती अभ्यास 3 देशों के मध्य होता है, भारत मालदीव श्रीलंका। और ये द्विवार्षिक है, द्विवार्षिक है, 3 पक्षीय है। त्रिपक्षीय क्यों? 3 लोग हैं तो 3 पक्षी होगा, अगर 4 लोग होते तो बहुपक्षी होता, क्योंकि 4 से ज़्यादा हो जाते बहुपक्षीय, या क्वाड चतुष्पक्षीय हो जाता। अब बात क्वाड की हुई, तो क्वाड देशों के मध्य कौन सा अभ्यास होता है? तो मालाबार अभ्यास। किन देशों में होता है? क्वाड देशों के मध्य। क्वाड देश में कितने शामिल है? 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। तो आप टॉपिक लिख लीजिए, युद्ध अभ्यास। पहला, एक्वेरिन भारत और मालदीव के मध्य, दोस्ती भारत मालदीव श्रीलंका के मध्य द्विवार्षिक होने वाला है, और क्वाड वार्षिक होता है, जो इसका नाम कहते हैं, क्या कहते हैं? मालाबार युद्ध अभ्यास। इसकी शुरुआत कभी हुई थी? 1992 में हुई थी, 1992। और कब से हो रहा है? तो ये भी नोट कर लीजिए, सन 2009 से। तो 2009 से हो रहा है, ठीक है। और मालदीव में एक्वेरिन के अर्थ क्या होता है? मित्र। मित्र के साथ किया जाना अभ्यास। ये देखिए, मालदीव है, मालदीव, ये हिंद महासागर। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। श्रीलंका। और इन देखो, ये 3 देशों के मध्य होता है दोस्ती अभ्यास। श्रीलंका, भारत और मालदीव के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास होता है, सॉरी, दोस्ती अभ्यास होता है, त्रिपक्षीय होता है। और दोस्त नाम क्या है अभ्यास का? दोस्ती। और कब होता है? द्विवार्षिक, 2 वर्ष में एक बार होता है। अर्धवार्षिक 6 महीने में एक बार होता है। वार्षिक 1 महीने में, एक साल में एक बार होता है। अगला टॉपिक क्या है? माउंट सेमरू। माउंट सेमरू कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। क्यों चर्चा में है? तो अभी हाल ही में इंडोनेशिया स्थित क्या है? माउंट सेमरू क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी। और ये कौन सा, कैसे? अरे सक्रिय ज्वालामुखी है, नोट करना। यूपीएससी या पीसीएस यहाँ कर देंगे प्रसुप्त है, शांत है, नहीं। माउंट सेमरू ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। अब इससे पहले ये अंतिम बार दिसंबर 2020 में विस्फोट हुआ था, अभी फिर विस्फोट हुआ। तो 12 विस्फोट हुए सक्रिय ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त और शांत। सक्रिय होते हैं, एक प्रसुप्त होते हैं, शांत होते हैं, 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। और ये देखिए, जैसे मैप में दिख रहा है, ये इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है, ये मलेशिया है। तो इंडोनेशिया में कहाँ पर है? माउंट सेमरू ज्वालामुखी। माउंट सेमरू ज्वालामुखी कहाँ पर है? जावा द्वीप में है, जावा द्वीप में, जावा द्वीप में है। तो ऐसे पूछा कि माउंट सेमरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में है, तो गलत है, कि सुमात्रा नहीं, जावा में है, जावा द्वीप में है। ये देखिए, जावा से ये जावा सागर है। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। और हाँ फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं क्या है? ये जल संधि है। इस जल्दी संधि का नाम क्या है? सुंडा जल संधि, सुंडा, सुंडा जल संधि। तो ऐसे पूछ सकते, सुंडा जल संधि किस किस के मध्य है? तो इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीप के मध्य है। ये सुमात्रा द्वीप है, ये जावा द्वीप है, और इसके मध्य कौन संधि है? ये सुंडा जल संधि है। या फिर पूछते किन किन को अलग करती है, किन किन जोड़ती है? तो किन्हें अलग करती है? सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को अलग करती है। और किन्हें जोड़ती है? ये देखिए, जावा सागर को प्रशांत महासागर या हिंद महासागर जोड़ती है, सॉरी प्रशांत नहीं, हिंद महासागर। तो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाली संधि के नाम क्या है? सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, और इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग करती है। और ये बात हो गई किसकी? सुंडा जल संधि की। और ये देख रहे हैं जल संधि, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम बताया आप कमेंट बॉक्स में।
अक्सर चर्चा में रहती है। क्यों चर्चा में रहती है? जब दक्षिण चीन सागर में कोई विवाद होता है तो अक्सर ये जल संधि चर्चा में रहती है। क्या नाम है इसका? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि नोट करना। ये है सुंडा जल संधि, ये है मलक्का जल संधि। किसे किसको अलग करती है? मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। और किसे जोड़ती है? तो ये दक्षिण चीन सागर हुआ, ये हिंद महासागर हुआ। दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर जोड़ने वाली संधि का नाम क्या है? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है और दक्षिण चीन सागर को और हिंद महासागर को जोड़ती है। तो ये आप दो जल संधि के नाम लिख लीजिए, सुंडा जल संधि और मलक्का जल संधि। अब आइए अपने टॉपिक पर बात करते हैं। अब एक नज़र सेमेरू ज्वालामुखी के बारे में। तो ये इसे द ग्रेट माउंटेन के रूप में जाना जाता है। द ग्रेट माउंटेन के रूप में जाना जाता है। यह जावा का, मैंने आपको दिखाया था फिगर में, यह जावा का सबसे उच्चतम, क्योंकि जावा में स्थित है तो जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी है और सर्वाधिक सक्रिय में से एक है। क्योंकि अभी दिसंबर में विस्फोट हुआ था, दिसंबर 2020 में, अभी फिर विस्फोट हुआ है। तो फिर बार बार विस्फोट होने सक्रिय ज्वालामुखी के लक्षण है, तो सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है और द ग्रेट माउंटेन है और जावा प्रायद्वीप में स्थित है। बस ये नोट करना। सुमेरु ज्वालामुखी भी सुंडा प्लेट, मैंने आपको दिखाया सुंडा जल संधि दिखाई थी, सुंडा जल संधि। तो सुमेरु ज्वालामुखी सुंडा प्लेट के नीचे स्थित इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के उपभाग के रूप में द्वीपीय चाप का हिस्सा है। तो आपने पढ़ा होगा, आपने ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें इंडो एशियाई प्लेट बताते हैं। भारत किस प्लेट में स्थित है? तो इंडो एशियाई प्लेट में स्थित है। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के उपभाग के रूप में निर्मित एक द्वीपीय चाप कैसे कहते हैं? ऐसे होता है या ऐसे होता है, घुमावदार होता है, द्वीपीय चाप का हिस्सा है। तो आप नोट करने हैं, भारत किस प्लेट का हिस्सा है? तो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का हिस्सा है भारत भी। और ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट पे स्थित है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ निर्मित खाई सुंडा खाई के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया सुंडा जल संधि याद तैयार कर लेना, मलक्का जल संधि तैयार कर लेना। जावा खाई इसका प्रमुख भाग है, उपखंड है सुंडा का, क्योंकि जावा में स्थित है ना। अब आइए देखते हैं इंडोनेशिया में इतने ज्वालामुखी क्यों आते हैं या क्यों फटते हैं। तो देखते हैं पहले, इंडोनेशिया पृथ्वी के या विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में से एक है। क्यों? क्योंकि यह रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। यह क्या होता है? अब पहले इसको पहले आप पढ़ लेते फिर आपको दिखाते फिगर। तो इंडोनेशिया में विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। और ये क्योंकि यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित होने के कारण यहाँ भूकंपीय उथल पुथल का खतरा भी बना रहता है। जब ज्वालामुखी होगा तो पृथ्वी का जो लावा होगा तो ये बैलेंस डिसबैलेंस होगा, और कंपन होगा तो पृथ्वी का उथल पुथल होगी तो भूकंप भी आएगा ना, इसलिए। ये देख रहे हैं, ये आपको ये भाग है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये भाग है, इतना भाग है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? देखिए, ये क्या है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और ये ऑस्ट्रेलिया, ये है इंडोनेशिया का जावा सुंडा ट्रेंच, ये गर्त है, मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में यहीं पर स्थित है। ठीक है, और ये देखिए दक्षिण चीन सागर का इससे जुड़ा हुआ मामला है। और ये देखिए पुएर्टो रिको ट्रेंच, ऐसे पूछ गया पुएर्टो रिको ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य पुएर्टो रिको ट्रेंच स्थित है। और ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि ये भारत इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का हिस्सा है, तो ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है। ठीक है, यहाँ विश्व के 75% ज्वालामुखी आते हैं, विश्व के 75% ज्वालामुखी कहाँ आते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। चलते चलते एक नज़र मार लेते हैं। ये देखिए टोंगा ट्रेंच कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है, पेरू चिली। ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या पर्वत है? आप पर्वत का नाम बताएं, क्या नाम है? ये तो ही फिगर की बात। आइए आप देखो थोड़ा टेक्स्ट पर देख लेते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जिसे सरकम पैसिफिक बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी और लगातार आने वाले भूकंप के कारण प्रशांत महासागर में निर्मित एक मार्ग है या एक गोला है। फायर रिंग क्या होता है? गोला होता है। रिंग फायर में क्या होता है? आग। तो आग का गोला कैसे है? कि 12 ज्वालामुखी होते हैं इस क्षेत्रों में, इसी कारण से। इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर है। यह प्रशांत, कोकोस, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, मैंने आपको बताया था, नजका प्लेट, उत्तर अमेरिका और फिलीपींस प्लेट, कई टेक्टोनिक प्लेटों के मध्य एक सीमा की विशेषता को दर्शाता है, और इन सभी प्लेटों से मिलकर बना हुआ है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इंडोनेशिया के और देख लेते ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? माउंट सेमेरू तो आपने पढ़ा चुके हैं, माउंट मोरापी ये भी इंडोनेशिया में है, माउंट सिनाबंग ये भी चर्चा में रहता है, इंडोनेशिया में है। और एक और लिख लीजिए आप, माउंट आगुंग
माउंट आगुंग, ये कहाँ पर, ये भी इंडोनेशिया में है। माउंट सिनाबंग, माउंट मोरापी, माउंट सेमरू, माउंट आगुंग, ये कहाँ पर, इंडोनेशिया के ज्वालामुखी हैं। और ये आज का अंतिम टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे। क्या है, परियोजना प्रोजेक्ट रीहैब। रीहैब का फुल फॉर्म क्या है, रीहैब का रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। बीज क्या होता है, बी मीन्स मक्खी, मक्खी होता है तो मक्खी का यूज करना है। तो री हैब फुल फॉर्म क्या होता है, हैब, बी फॉर मक्खी, अटैक, ए फॉर अटैक, अटैक जो करते हैं कौन, मानव और हाथी के बीच संघर्ष होता है, एलिफेंट और मानव के बीच, रिड्यूसिंग में से कम करना, मानव हाथी के बीच संघर्ष को कम करने के लिए मक्खी का यूज करना, इसलिए क्या पूरा है, प्रोजेक्ट रीहैब। और किसका है, तो सबसे पहले नोट करना है, ये पर्यावरण मंत्रालय का नहीं है। यूपीएससी पर, यूपीएससी या अन्य पीसीएस यहाँ पर्यावरण मंत्रालय करके आप कहेंगे हाँ पर्यावरण मंत्रालय हो, नहीं, ये किसका है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। 1956 में हुई थी, नोट कर लेना है सब, ठीक है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। और इसी नहीं क्या, मीठी क्रांति, मीठी क्रांति शहद उत्पादन संबंधित था, मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, देखना। आइए देखते हैं, पायलट परियोजना प्रोजेक्ट रीहैब को हाल ही में असम में शुरू किया गया। कहाँ पर, असम में शुरू किया गया है, जो मानव हाथी संघर्ष की घटना को कमी लाने के लिए जंगल और गांव की परिधि में, जैसे ये जंगल है, इतना एरिया में जंगल है और यहाँ गांव है, जंगल सो जंगल के बाहर ये गांव है, तो ये क्या हुआ, ये जंगल है और ये गांव है, तो ये परिधि हुई ना, ये परिधि, तो यहाँ पर मक्खी का बाड़ा लगाया गया ताकि कोई भी जानवर या हाथी इसके अंदर प्रवेश करें, कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश करें या संघर्ष हो, तो यहाँ मक्खी, अगर ये अटैक करेंगे तो यहाँ मक्खी का बाड़ा लगा होगा, तो ये आएंगे तो मक्खी उड़ के इन्हें काटने लगेंगी, तो इनको नुकसान भी नहीं होगा, ये भाग भी जाएंगे और इनकी सेफ्टी भी रहेगी। इससे क्या फायदा होगा, ये मक्खी से इनकी सेफ्टी भी हो जाएगी, मानव हाथी संघर्ष भी नहीं होगा, और साथ ही साथ मक्खी से, जो मधुमक्खी से क्या होगा, शहद उत्पादन होगा, तो जो कृषकों, जो स्थानीय समुदाय हो, उनकी आय भी दोगुनी होगी, इनको आय में भी बढ़ोतरी होगी, तो क्या एक पंथ दो काज, संघर्ष भी रुक जाएगा और इनकम भी हो जाएगी। तो गांव की परिधि में मधुमक्खी के बक्से स्थापित करने पर जोर देती है परियोजना। यह मानव बस्तियों में हाथियों के हमले को विफल करने के लिए मधुमक्खियों द्वारा निर्मित एक बाड़, वही समझ बाड़ के तौर पर कार्यक्रम है। मधुमक्खियों द्वारा निर्मित बाड़ के माध्यम से हाथियों को नुकसान पहुंचाए बिना, उन्हें नुकसान नहीं हो तो काट लेते हैं, सही हो जाएगा, उन्हें रोका जा सकता है। या एक खाई खोदने या बाढ़, जिसने एक खाई खोद देते हैं जान, वो करने में ग्रामीण लोग चाहिए, हाथी आए फंस जाए या नहीं हो तो उसके हाथी से हानि भी हो सकती है, वह उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इन उपायों की तुलना में ये कम लागत है, लागत भी नहीं होगी, इसमें लागत भी दी जाती थी, इसमें लागत नहीं, इसमें बेनिफिट हो मिलेगा, ठीक है। यह पहल के माध्यम से शहद उत्पादन जैसे किसानों की आय में वृद्धि होगी। परियोजना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की पहल है। और हाँ, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्रीय शहद मिशन एक उप मिशन, तो राष्ट्रीय शहद मिशन किसका है, तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का। और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1956 में स्थापित हुई थी। ये एक लीगल बॉडी है, वैधानिक निकाय है। यहाँ यूपीएससी कर देगा संवैधानिक निकाय या अर्ध संवैधानिक निकाय है, तो गलत हो जाएगा, नहीं, ये है वैधानिक निकाय, क्योंकि 1956 एक्ट के तहत पारित हुई ना, इसलिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 1956 के तहत स्थापित हुई थी ना, इसलिए। तो कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक।